हे गाइस, कार्तिक गोयल और इस वीडियो हमारी होने वाली है कि आप किस तरीके से अपने जेई में 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार जेई सबको बहुत पसंद है कि मतलब एकदम फैसिनेटिंग सा एग्जाम है, हाँ इंजीनियरिंग के लिए। पर क्या है ना कि जेई की जब बच्चे तैयारी स्टार्ट करते हैं तब तो एकदम बहुत इंटरेस्ट आता है, पर धीरे धीरे क्या होता है ना कि उनका इंटरेस्ट जो है उसमें थोड़ा थोड़ा लो होने लगता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें एकदम डिफिकल्ट होने लगती हैं। अब चीज़ें डिफिकल्ट होने लगती हैं और क्या है, साथ ही साथ बोर्ड्स का भी प्रेशर होता है, तो उनकी क्या होता है ना थोड़ी जो है पढ़ाई करते करते वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि क्या क्या पढ़ें, बोर्ड्स का भी पढ़ना है, इसका भी पढ़ना है। तो यार इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से एंड के एक महीने में, जब फैब में पहला जेई का होने वाला है, कि सिर्फ फैब में एक महीना बच रहा है, कि आप किस तरीके से अपनी जो है जेई में 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जो है मैंने यार 3 स्टेप्स में डिवाइड करा हुआ है, जिसमें स्टेप 1 है टू डिविजन द सब्जेक्ट्स और वी कैन से द डिवीजन ऑफ चैप्टर्स इन ईच सब्जेक्ट। ओके ना। तो क्या है कि हर एक बच्चे के हर चैप्टर स्ट्रांग नहीं होते, कुछ चैप्टर्स होते एकदम वीक होते हैं किसी किसी के, और किसी के वही चैप्टर जो है स्ट्रांग भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। तो हर एक तुम जो भी देख रहे हो, तुमको क्या करना है स्टेप 1 में, सबसे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट में उसको 3 स्टेप्स में डिवाइड करना है। स्टेप नंबर 3 स्टेप्स कह लो या 3 कैटेगरीज कह लो। तो नंबर 1 कैटेगरी में तुमको अपने वो चैप्टर्स रखने हैं जो तुम्हारे एकदम इजी, तुमको लगता है कि बहुत इजी है, तुम अगर एक क्वेश्चन इसमें से आया तो तुम इसको अटेम्प्ट कर ही लोगे। ठीक है ना। स्टेप जो सेकंड कैटेगरी है उसमें तुम्हें वो चैप्टर्स रखने हैं जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये थोड़े से तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं पर तुम इसको हैंडल कर सकते हो। एंड थर्ड कैटेगरी में तुम्हें रखने हैं वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, वो डिफिकल्ट चैप्टर्स जो हैं जो तुमको बिल्कुल पसंद नहीं है, या तुमसे उसका क्वेश्चन समझ में नहीं आता, या क्वेश्चन जो है बनता नहीं है। जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मेरे को जो है पर्सनली थर्ड कैटेगरी में मैं रखता था अपना प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी, क्योंकि मेरे को वो सब में बहुत डिफिकल्ट लगता था। मेरे को उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, लैंग्वेज अगर आ भी जाती थी समझ तो मेरे से क्वेश्चन अटैम्प्ट ढंग से नहीं होता था। ठीक है ना। तो हर स्टूडेंट का डिफरेंट हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको फिजिक्स की बात बताऊं तो फिजिक्स में मेरे को रोटेशन थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, पर हाँ, पर रोटेशन को मैंने फिर भी उसको सेकंड कैटेगरी में डाला कि मेरे को डिफिकल्ट लगता था पर मैं उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता था थोड़ा थोड़ा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हर कोई जो है उसको अटेम्प्ट कर भी लेते हैं और अपने हिसाब से उसको कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो यार एक कैटेगरी में डिवाइड करने का सब्जेक्ट जो चैप्टर्स हैं बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि उससे क्या पता चलता है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। कि मतलब माना कि आपका फर्स्ट कैटेगरी में कुछ चैप्टर्स हैं, लेट्स सपोज कि अगर हम फिजिक्स की बात करें कि आपका काइनामेटिक्स हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, एनएलएम हो गया, और तुम्हारा फ्लूइड्स वगैरह हो गया, तो लगता है कि किसी का अगर फर्स्ट कैटेगरी में है तो आपको क्या है ना उन चैप्टर्स पे इतना ध्यान देना नहीं पड़ेगा। कि आपको अगर आता है कि आप उसको बस अगर उसके नोट्स पढ़ लो, उस पर क्वेश्चंस अगर आप लगा लो, आपको अच्छे से आता है, तो उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप अपने सेकंड कैटेगरी के चैप्टर्स को थोड़े और स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि वो आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं। पर हाँ बात है कि वो आपको समझ धीरे बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं। पर अगर आप उनको इन एक महीने में कमांड पे ले आ सकते हो तो आप, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप जो है अपने स्कोर को बहुत अच्छा बूस्ट दे सकते हो। ठीक है ना। तो ये कैटेगरी में डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने अपने हिसाब से आप कर सकते हो, आपको जैसे भी डिवाइड करना है। एंड स्टेप 2 है आपका कि टू मेक अ टाइम टेबल। यार टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। आपको पता नहीं होता, क्योंकि क्या है ना बच्चे खुद से प्रिपेयर भी करते हैं, कुछ है कि ऑनलाइन भी पढ़ रहे होते हैं। ठीक है ना। तो खुद से प्रिपेयर करते हो पता नहीं चलता कि हम कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, या कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए हमको इन लास्ट एक महीने में। कुछ होते हैं कि स्टार्ट कर देते हैं पर एंड में आते आते पता चलता है कि यार बहुत कुछ रह गया है, तो अब वो छोड़ के जाते हैं उन चैप्टर को। तो वही आपका जो स्कोर है एकदम बिल्कुल लोअर कैटेगरी में डाल देता है। तो क्या है स्टेप 2 में आपको टाइम टेबल जरूर बनाना है। तो टाइम टेबल चाहे मैं यहाँ स्क्रीन पे शो कर दूंगा, जैसे मैंने फॉलो करा है कि मैं सुबह 6 से 8 बजे तक इनऑर्गेनिक पढ़ता था। तो ये इनऑर्गेनिक मेरे लिए काफ़ी टफ थी, इसलिए मैं क्या करता था उसको सुबह पढ़ता था। सुबह के टाइम में क्या एकदम फ्रेश मूड होता है, तो सुबह एकदम कुछ भी चीज़ पढ़ो तो ये याद आती है। और फिर आपको दिख रहा होगा कि 8:30 से 11:30 तक मैं मैथ्स करता था, एंड फिर फिजिक्स भी है, फिर ऑर्गेनिक फिजिकल, तो ये टाइम आपको दिख रहे होंगे। तो यार ये मेरा टाइम टेबल था। और साथ ही साथ मैं रात को 9 से 12 के बीच में एक टेस्ट जरूर देता था। ठीक है ना। टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट से पता चलता है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, जेई कैसे क्वेश्चंस पूछ रही है, जेई इजी क्वेश्चंस भी पूछती है और डिफिकल्ट तो पूछती है वो थोड़े से।
ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। ये मैंने एक रफ टाइम टेबल बनाया हुआ है, अगर आपको चाहिए हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हो, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि हर एक का कंफर्ट जोन अलग होता है। हर एक को किसी टाइम पे किसी को कोई सब्जेक्ट पढ़ना पसंद होता है, किसी को कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद होता है, तो आप अपने हिसाब से इसको टाइम दे सकते हो, ठीक है। एंड थर्ड 3 है कि आपको जो है ना सिर्फ एंड के 1 मंथ में जो है सिर्फ जेई के लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर करने हैं। अभी आप प्रीवियस ईयर करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट होता है, एकदम से नहीं है कि आप कोई भी क्वेश्चन उठाए करने लग गए। तो अगर एक अच्छा स्कोर आपको करना है तो अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको स्कोर अच्छा मिल जाएगा। पर अगर आप अपने तरीके से भी कर सकते हो तो गुड, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, पर ठीक है ना। तो क्या है कि किस तरीके से कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि लास्ट 2013 से पहले तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको उन क्वेश्चंस को ना सिर्फ प्रैक्टिस तौर पे करना है। जैसे नॉर्मल आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपने उसके लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर निकाले और आप फिर उसको प्रैक्टिस करने लगे। पर उसके बाद क्या 2013 से लेकर आप 2020 तक जितने भी पेपर आए हैं आपको उनको टेस्ट के तौर पे करना है। तो टेस्ट के तौर से क्या होगा कि आपको एक तो हैबिट हो जाएगी कि आपको 3 घंटे 3 आवर्स के पीरियड में बैठने की हैबिट हो जाएगी, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना हो जाएगा। फिर कुछ होते हैं कि वो 3 घंटे तक बैठ नहीं पाते पेपर करते हुए, उनको एकदम बैठा नहीं जाता, तो हैबिट बन जाती है। अगर आप उन पेपर्स को करते हो तो हैबिट भी हो जाती है और साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। तो लास्ट 2013 से आपको एज अ टाइम ड्यूरेशन में उन पेपर्स को करना है, 3 आवर का टाइम लगाना है आपको। फिर आपको जो भी आपके क्वेश्चंस सही हो तो आपको अपना स्कोर निकाल लो, आप उनको रिव्यू करो क्वेश्चंस को कि कौन से गलत हो, जो नहीं हो उनको सॉल्यूशंस देखो, ये पता चले कि इसमें ये ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा होना था, मैंने क्या सोचा है, मेरे से नहीं क्यों नहीं हुआ, एंड ऑल, ठीक है ना। तो इन 3 स्टेप्स का अगर आप फॉलो करते हो तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप 150 प्लस स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद इन 3 स्टेप्स को फॉलो करा था और मेरे 200 आए थे आउट ऑफ 300। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसी तरीके से मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।